हाँ जी, हमने कॉस्ट मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। अब हम ना रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा जितना टाइम हमें कॉस्ट मॉडल पे लगा उतना नहीं लगना, और अब आगे वैसे किसी भी टॉपिक पे टाइम नहीं लगना, ठीक है। सारे टॉपिक एक लिमिटेड से टाइम में कंप्लीट हो जाया करेंगे। जैसे अभी हम रिवैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट करने लगे, हाँ इसका ये नुकसान सिर्फ एक है कि अगर आप छुट्टी करोगे तो आपका वो एक सब्सटेंशियल पोर्शन खत्म हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा। हाँ जी, तो रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर हम देखें कुछ बातें जो बेसिक हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल को सीखने के लिए हमें एक छोटी सी स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में अगर आप देखो तो आप पहले लिखते हो सेल्स या रेवेन्यू, याद है। इसमें से लेस करते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक होगी बात। फिर इसमें से हम लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस, ऐसा ही है। हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से हम लेस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट। हमारे पास और ऐड कर देते हैं अदर इनकम। हमारे पास आ जाता है, इसको जो अगर मैं एक पूरा स्ट्रक्चर लिखूं तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल तक यहां तक नेट प्रॉफिट होता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल तक यहां तक नेट प्रॉफिट होता है। बट क्योंकि मैं आपको फुल फ्लैज बता रहा हूं, आने वाले जमाने में भी ये चीजें आपको काम आएगी, तो इसमें से हम लेस कर देते हैं टैक्स। हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये होता है सही वाला नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब क्या ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम खत्म होगी? तो आंसर इज नो। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम खत्म नहीं हुई। हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल तक का काम पूरा हो गया। इसमें मजीद कुछ और चीजें हैं, इसमें ऐड कर देते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या ऐड करते हैं? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जो चीजें आती हैं उसमें ये है रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये क्या होता है, जिसने तो लास्ट लेक्चर लिया उसको तो पता होगा, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो वो परेशान हो, वो आज मैंने शुरू से ही दोबारा पढ़ा दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस। और इसमें एक और भी चीज आती है ट्रांसलेशन गेन या लॉस, वो क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा। ट्रांसलेशन गेन लॉस कहते हैं ये जो डॉलर के अंदर जब हमें पैसे मिलते हैं या हम पे करते हैं ना, तो डॉलर के रेट के चेंज होने की वजह से जो मसला होता है, लायबिलिटी या एसेट में इजाफा होता है, तो उसको हम कंसीडर अभी नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है नेट कंप्रीहेंसिव इनकम। नेट कंप्रीहेंसिव इनकम, और इसमें कुछ हकीकतें जो आपको एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट पता होनी चाहिए। नेट कंप्रीहेंसिव इनकम आगे जाकर किसी जगह इस्तेमाल नहीं होती, किसी जगह नहीं जाती। अब मतलब कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट जो ऐड करते हो ना, वो ये वाला जाकर ऐड करते हो। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, ये सेपरेटली जाकर डिस्क्लोज होता है, सेपरेटली प्रेजेंट होता है।
अब जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है इसे बोलते हैं, अगर सादा अल्फाज में बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट। अगर वो लफ्ज ट्रेडिंग अकाउंट का जिक्र करे ना तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन आती है उसका जिक्र कर, सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल का, परचेज का, कैरेज इन का। और आपको पता है IS1 किसका स्टैंडर्ड, उसका नाम क्या है, प्रेजेंटेशन। कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट करनी है। अब पैट तक यानी ये सारा पोर्शन यहां तक इसे बोलते हैं SOPL या प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इस पूरे को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो ये इसके नाम है। जैसे एक दफा पेपर में सवाल आ गया था जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, स्टूडेंट मुंह उठाकर बैठ गए, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। अगर वो कहते नहीं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाए तो शायद बना पाते। तो ग्रॉस प्रॉफिट तक के पोर्शन को ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर वो कहता है जी SOPL बनाए तो SOPL कहां तक जाता है, नेट प्रॉफिट तक। और अगर वो कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम वो सारा है। लेकिन SOPL को वो SOCI भी कह सकता देता है अगर सरप्लस है ही नहीं। क्वेश्चन के अंदर अगर सरप्लस है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने नेट प्रॉफिट तक ही हमारी SOCI कंप्लीट हो जाए। ओके होगी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने रीवैल्यूएशन की, दो तीन तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एक तो रीवैल्यूएशन ये है कि आपकी रीवैल्यूएशन या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। रीवैल्यूएशन या अपवर्ड होगी या मतलब अगर अपवर्ड होगी, अभी हम बता रहे हैं कि पहले हमारे पास फर्स्ट टाइम हो रहा है जी, पहली दफा रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो अगर अपवर्ड रीवैल्यूएशन होगी तो हम उसे बोलेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस, और अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन होगी तो उसे बोलेंगे रीवैल्यूएशन। ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये जाकर OCI के अंदर प्रेजेंट होता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, कहां पर प्रेजेंट होगा, जाकर OCI के अंदर, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर। और जो रीवैल्यूएशन लॉस है ये SOPL के अंदर चला जाए, प्रॉफिट और लॉस के अंदर चला। यानी जो सरप्लस है वो कहां प्रेजेंट होना है, OCI के अंदर। OCI से डायरेक्ट ये चला जाएगा इक्विटी के अंदर। अगला इसका टारगेट क्या होता है, OCI से डायरेक्ट इक्विटी के अंदर। और जो SOPL के अंदर है वो भी इक्विटी के अंदर जाएगा, कैपिटल के अंदर ऐड नहीं करते, लेकिन वो जाएगा नेट प्रॉफिट की फैमिली के साथ और वो अलग से जाएगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस अपने नाम से जाएगा, रीवैल्यूएशन लॉस अपने नाम से, बल्कि वो किसके साथ चला जाएगा, नेट प्रॉफिट या उसमें प्लस माइनस होके आगे जाएगा। ठीक होगी बात। ये तो इसकी ना प्रेजेंटेशन है कि ये इनको लिखते कहां पर है, सरप्लस को OCI के अंदर और लॉस को SOPL के अंदर। गॉट इट। अब फर्दर पे रीवैल्यूएशन होती है दो तरह से, एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स जो ऐसे डेप्रिशिएट होते ही नहीं, और एक डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो पहले हम ना कुछ सवाल करेंगे फिर इसकी एंड पे समरी बनाएंगे, क्योंकि अगर पहले समरी बना ली ना तो ये स्टैंडर्ड आपको छोटा लगने लग जाएगा। नॉन डेप्रिशिएबल और डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जब मर्जी डेप्रिशिएट हो, सॉरी जब मर्जी रीवैल्यू हो, कोई मसला ही नहीं है, कोई डेट का चक्कर नहीं है, साल के शुरू में हूं, साल के एंड में हूं, साल के दरमियान में हूं, जब मर्जी रीवैल्यू हो जाए सेम ट्रीटमेंट होगी। लेकिन जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है ना, इसके लिए डेट का कंसीडर करना बहुत जरूरी है, पूरी वर्किंग चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हम देखेंगे तीन तरह से, हम दो तरह से देखेंगे, होता तीन तरह से।
स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। साल के शुरू में रीवैल्यू हो तो इसकी अकाउंटिंग कुछ और होगी, साल के एंड में रीवैल्यू होगा तो अकाउंटिंग और होगी, और ड्यूरिंग द ईयर होगा तो अकाउंटिंग और होगी। लेकिन जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो जब मर्जी डेप्रिशिएशन रीवैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले फिर हम नॉन डेप्रिशिएबल का थोड़ा सा पोर्शन देखा भी था, अब दोबारा इसको फुल फ्लैश देखते हैं। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स, सॉरी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, हाँ जी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन लेकर ही क्वेश्चन करते हैं और इसमें कुछ ज्यादा चीजें ऐड कर लेते हैं। लैंड परचेज्ड फॉर रुपीज 400 million, land purchased for rupees 400 million at 1/1/2022, fair value at 1/1/23, 450, fair value at 1/1/24, 410, 1/1/25, 390, 1/1/26, 370, 1/1/27, 420। यानी ये हमने देखा कि उनकी फेयर वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशन कैसे आ रही है हर साल के हिसाब से। 400 मिलियन की वो थी लैंड, 23 को 450 की होगी, 24 को 410, 25 को 390, 26 को 340 और 27 को 420। ये लैंड की वैल्यू इसलिए फ्लक्चुएट करती है जहां उसकी वहां पर एक्टिविटी होने की वजह से। जैसे एक्टिविटी, जैसे अगर आप यहां पर देखें फिरोजपुर रोड के ऊपर बहुत ज्यादा कीमत थी, अब जैसे ही वहां से वो मेट्रो का उन्होंने फ्लाईओवर बनाया उनकी कीमतें डाउन हो गई, क्योंकि वो सारे का सारा उनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। और खास तौर पर जहां पर ये मेट्रो स्टेशन वगैरह है, अगर वहां पर कुछ ऐसी दुकानें जिस तरह से कोई मैकेनिक की दुकान थी या इस तरह की, तो उनकी वैल्यू खराब होगी सारी, क्योंकि वहां पर अब वो तरह से चीजों की सेल परचेज नहीं होती। तो वैल्यू कम या ज्यादा गवर्नमेंट के चेंज होने से भी हो जाती है। तो जैसे गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई, फेवर में चली गई तो कीमतें बढ़ गई, अगेंस्ट चली गई तो कीमतें कम हो गई। तो अब हमने पहले इसकी जनरल एंट्री पास करके इसको देखते हैं साथ साथ। तो इसका वर्किंग का स्टाइल देख लेना, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। अगर वो आपसे जनरल एंट्री पूछता है तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखना है डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज एंड मिलियन। सबसे पहले हमने 1/1/22 को लैंड खरीदी, तो क्या एंट्री पास करेंगे? लैंड डेबिट, कैश क्रेडिट। लैंड डेबिट कितने से? और साथ आप लोग वर्किंग करोगे यहां पर, ये वर्किंग बाद में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एक रीवैल्यूएशन, सरप्लस, और इंटरेस्टिंग बात यहां पर आप ओसीआई भी लिख सकते हो। जैसे नहीं हम लॉस की जगह डायरेक्ट एसओपीएल लिख देते, आपको याद होगा कि जब लॉस और डिस्पोजल आता था ना, हम लॉस और डिस्पोजल की जगह एसओपीएल लिख देते। और दूसरा रीवैल्यूएशन लॉस। हाँ जी, ये वर्किंग आपने पेपर में पेज दूसरे पे करनी है, यहां पर हम तकरीबन एक पेज के ऊपर कर रहे हैं।
हमारी पहली एंट्री होगी, मतलब पहला साल पूरा हो गया। 2023 के अंदर आपकी लैंड 450 मिलियन की हो गई। सरप्लस है या लॉस? अगर सरप्लस आया, पहली दफा सरप्लस आया या पहले ही सरप्लस पड़ा था, तो डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं। अगर पहली दफा सरप्लस आया या पहले ही सरप्लस पड़ा था, तो डायरेक्ट एंट्री पास कर। ठीक है। दूसरा केस, अगर सरप्लस आया लेकिन पहले लॉस पड़ा हुआ था, तो काम खराब हो जाता। तो फिलहाल आपके पहली दफा सरप्लस आया 1123 को, अब ध्यान से देखना है, आपका एसेट बढ़ गया तो लैंड डेबिट होगी या क्रेडिट? लैंड डेबिट हो जाए। कितने से डेबिट हो जाएगी? 400 से 450 हो गया लैंड डेबिट। एसेट को डेबिट क्रेडिट फौरन कर दिया करो। अब सरप्लस क्रेडिट होना है, सरप्लस क्रेडिट कर दो, क्योंकि पहली दफा सरप्लस क्रेडिट हो रहा है। और आप रीवैल्यूएशन सरप्लस भी लिख सकते हो और ओसीआई भी लिख सकते हो, दोनों में से एक लिख दो या दोनों लिख दो, आपकी अपनी मर्जी। सरप्लस है, लफ्ज ही सरप्लस है, तो इनकम नेचर का होगा ना, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। अब यहां पर जैसे ही आपका सरप्लस आया ना, तो आप उसके सामने अपनी वर्किंग में भी जितना सरप्लस है वो एज अ बैलेंस के तौर पर लिखो। फिर आगे आया 2024, आपका 450 वाला एसेट कितने का हो गया? 410 का। कम हुआ ज्यादा? कम हुआ। कितने से? आप फौरन अपनी लैंड क्रेडिट कर दो 40 से। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां यही बात है पूरे सरप्लस के अंदर। हमने लॉस, हमें आया, हमने करना है लॉस डेबिट। क्या करना है? लॉस को करना है डेबिट। वो कहता है कि लॉस डेबिट कर दो, बट एक शर्त पे, उसका कोई सरप्लस ना हो तब। अगर वो कहते हैं आपका सरप्लस पड़ा हुआ है, तो जब तक सरप्लस पड़ा हुआ है लॉस डेबिट नहीं होगा। अगर लॉस खत्म हो जाए तो उसके बाद आप लॉस, सॉरी सरप्लस खत्म हो जाए तो आप लॉस डेबिट कर सकते हो। 40 का लॉस आया, 50 का सरप्लस पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है अभी तक हमारा सरप्लस सारा खत्म नहीं। तो कहता है जब तक सरप्लस खत्म ना हो ना, तो आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करना। अब इससे आपकी प्रेजेंटेशन सारी चेंज हो जाएगी। अगर आपने लॉस को डेबिट कर दिया, वो तो एसओपीएल के अंदर जाता है, और सरप्लस कहां पे जाता है? ओसीआई के अंदर। वो कहता है कि आपने 40 मिलियन अपना सरप्लस खत्म कर ले और यहां से भी खत्म कर दें, तो ये हमारे पास 1124 की एंट्री हो। दोबारा बताऊं, देखिए आपको सरप्लस पड़ा हुआ था, लॉस आया। लॉस लिखने से पहले एक बात सोचनी है, कहीं सरप्लस पड़ा हुआ तो नहीं है। अगर सरप्लस पड़ा हुआ है तो पहले उसको खत्म करना है, उसके बाद आगे जाना। फिर आगे 1120, मेरा ऐसे 410 से 390 हो गया। 410 से कम हुआ ज्यादा? कम कर दो, लैंड क्रेडिट कर दो। कितने से? 20 से। अब मैंने डेबिट करना है लॉस 20 से ही, लेकिन मैंने देखा 10 का तो मेरा अभी भी सरप्लस पड़ा हुआ है, तो पहले वो सरप्लस एडजस्ट करोगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो लॉस में जाएंगे। तो 20 का लॉस आया, 10 का सरप्लस पड़ा हुआ था, तो पहले सरप्लस खत्म करेंगे, रीवैल्यूएशन कितने से, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन, और अब ये खत्म हो गया और लॉस वाली साइड पर आपका बैलेंस चला गया। ओके की बात? आगे चलते हैं फिर 1126, आपका ऐसे 390 से 370 का हो गया, फिर लॉस आ गया। अब हम लॉस आएगा तो लॉस लिखेंगे, बट एक बात सोचेंगे, कहीं सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ? कि अब सरप्लस पड़ा हुआ है? लॉस पड़ा हुआ है? अगर लॉस पड़ा हुआ है, लॉस आ जाए तो डायरेक्ट एंट्री। सरप्लस पड़ा हुआ है, सरप्लस आ जाए डायरेक्ट एंट्री। पहली दफा सरप्लस लॉस आ जाए डायरेक्ट एंट्री, लेकिन अगर सरप्लस आ जाए लॉस पड़ा हो, या लॉस आ जाए सरप्लस पड़ा हो, फिर एडजस्ट करके जाना। बस ये इस पूरे रीवैल्यूएशन टॉपिक के अंदर यही बात है। अब आपने देखा कि आपके पास पहले भी लॉस पड़ा हुआ है,
फिर लॉस आ गया, तो सिंपल एंट्री, लैंड क्रेडिट हो जाएगी और रीवैल्यूएशन लॉस 20 से, और इधर जाकर ये 20 ऐड हो जाएगा क्योंकि 10 पहले पड़ा हुआ था, 20 और लॉस आ गया, 127 जी। आपका 3 सवाल लिखा हुआ है ना सामने अपने सामने, आपका 370 वाला एसेट 410 का हो गया, 420 का, 50 का बढ़ गया, अब 50 का सरप्लस आ गया, तो मैं सारा सरप्लस लिखने की इजाजत नहीं है, मैं देखूंगा पहले लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, 30 का लॉस पड़ा हुआ है, पहले ये खत्म करूंगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो 70 मिल जाएगा। तो अब एक चीज जो आपने करनी है ना, वो ये करनी है कि लैंड आपने उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर दे, तो पहले मैं अपना लॉस रिवर्स करूंगा कितने से, फिर अगर कुछ बचता है तो, अगर बच जाता तो ठीक है, नहीं बचता तो बस लॉस ही क्रेडिट हो। लो जी, ये मेरी एंट्रीज हो गई इन सालों की। हाँ, इधर ये 30 खत्म हो गया, ये तो वर्किंग है ना, ये तो वर्किंग है आपकी, वो जुबानी याद रख ले या लिखकर याद रख ले, आपकी अपनी मर्जी जी। देखिए आपको आखिर में आपका एसेट कितने का पड़ा हुआ था, 370 से 420 का हो गया, 50 से बढ़ गया, लैंड को डेबिट कर दिया 50 से, ठीक है, लिखना था सरप्लस 50 से, लेकिन पता चला 30 का लॉस भी पड़ा हुआ है, तो पहले लॉस एडजस्ट करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा जितना, फिर उसके ऊपर सरप्लस लिखे। अगर मेरा लॉस 60 का पड़ा होता तो फिर सिर्फ लॉस ही क्रेडिट हो जाना था, फिर सरप्लस आना ही नहीं था, ठीक होगी बात। हाँ जी, चलो मैं एक सवाल में लिखवाता हूँ आपको, वो करके दिखाएं मुझे। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हमारा खत्म हो गया, बस एक दो सवाल में आपसे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवा देता हूँ और एक दो बेसिक एक एक ट्रांजैक्शन का, फिर आगे चलते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए जरा, बैलेंस ऑफ लैंड एट 1/1/2022 रुपीज 200 million, fair value at 1/1/2023 rupees 170, fair value at 1/1/24 rupees 190। करो जरा इसको, इसकी एंट्रीज पास करके दे दो।
हो गया? हाँ जी, सबसे पहले हो गया या अभी चल रहा है? वैसे इसमें तो कैलकुलेटर इस्तेमाल ही नहीं होता। ये 10-15 प्लस माइनस का खुद ही कर लिया करो, यकीन रखो अपने ऊपर, आपको इतना का आता है। ये अगर आप 10 भी 400 जमा 10 इज इक्वल टू 410, ये बगैर कैलकुलेटर के कर लिया करो, भरोसा रखो अपने ऊपर, थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ लैंड 1122 को 200 मिलियन, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि लैंड हमने खरीदी नहीं है। अगर किसी ने लैंड की एंट्री पास किया है तो वो तो गलत होगी, क्योंकि इसमें एक लैंड, मैंने जो पिछला सवाल है उसमें लैंड खरीदी थी, इस सवाल में लिखा हुआ है लैंड का बैलेंस इतना है, तो इसका मतलब है इसकी लैंड की खरीदने की कोई एंट्री पास नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में 1122 को कोई एंट्री पास नहीं होगी, 1122 को कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब हम कहते हैं 1123 से आगे 1123 हमारे पास लैंड थी 200 की, 200 से 170 पे चलेगी, कम हुई ज्यादा, कम होगी। हमने एंट्री पास कर दी, रीवैल्यूएशन, लॉस डेबिट, लैंड क्रेडिट कितने से 30 से, और यहां पर मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख दिया, यहां पर रीवैल्यूएशन लॉस,
और लॉस के बैलेंस मेरे पास, ये बैलेंस मैं इसलिए लिखता हूँ, वैसे एक और तरीका भी है, वो डायरेक्ट भी एक तरीका पता चल जाता है, मैं वो अब इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक तरीके को पक्का कर लेते हैं ताकि वो तरीका जो ज्यादातर जगहों पे काम आ जाता है, ये वाला, ये तो परमानेंट है ना, ये कोई भी सवाल से हो जाएगा। वो जो दूसरा है ना, वो किसी जगह आप वो जब डेप्रिशिएबल एसेट्स में जाएंगे तो वो थोड़ा सा परेशान कर देता है। लॉस हमारे पास कितना आ गया 30 का। अब 1124 पे 170 वाला एसेट कितने का हो गया 120 से ज्यादा हो गया। लैंड ने तो डेबिट होना है 20 से। अब मैंने ये देखना है सरप्लस आया है, सरप्लस लिखने से पहले ये देखना है लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, पड़ा हुआ है कितने से, तो सारे का सारा लॉस ही एडजस्ट हो गया। रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं लिखा क्योंकि लॉस इतना ज्यादा पड़ा हुआ था कि सरप्लस सारा उसके अंदर एडजस्ट हो गया। तो यहां पर हमारे पास 20 निकल के अब बाकी कितना एडजस्टमेंट के लिए रह गया 10। ओके होगी बात। उसके बाद 125 आपका एसेट 190 वाला 225 को हो गया, कितने से बढ़ गया 35 से। लैंड ने तो डेबिट होना है 35 से, डेबिट कर दिया। क्या सारा सरप्लस लिखूं या लॉस पड़ा हुआ है, तो पहले लॉस खत्म करते हैं, रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, और यहां से 10 खत्म करके हमारा सरप्लस कितना आ गया 25। फिर उसके बाद 1126 हमारा जो 1225 वाला एसेट है कितने का हो गया 240 का। लैंड ने तो डेबिट ये तो सबसे पहले कर लिया करो, कितने से 15 से। सरप्लस आया, क्या पहले लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, नहीं, तो फिर लिख दो रीवैल्यूएशन सरप्लस, और यहां पर भी इसको अपडेट कर देंगे। पहले 25 का सरप्लस पड़ा हुआ था, 15 और ऐड हो गया 40 का हो गया, ठीक होगी बात। 27 पे चलते हैं 1127 240 वाला कितने का हो गया 210 का, अचानक 30 से कम हो गया, लैंड क्रेडिट हो गई। क्या सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ, कितना 40 का पड़ा हुआ है और हमारा लॉस कितना है 30 का, तो एडजस्ट हो गया। क्या लिखूंगा रीवैल्यूएशन, और इधर भी 30 माइनस कर। अब 1128 कितने का हो गया लैंड 190, कितने से कम 15 से। लैंड कम होगी 15 से तो 15, क्या सारा लॉस है, जितना सरप्लस पड़ा हुआ है वो सरप्लस अगर बच जाए तो ओके होगी बात। अब जरा एक और चीज आप नोट करें जरा, ये जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये दूसरा तरीका ऐसे भी कुछ लोग करते हैं 200, आपकी जो इस टाइम एग्जिस्टिंग वैल्यू है ना उसका जो डिफरेंस है या वो आपका गेन है या लॉस है। अगर आप सबसे पहले देखें कि यहां पर 200 से कितना डिफरेंस है 170 का, तो आप देखें कि आपको ये 30 रुपए से लॉस नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद 200 और 190 का कितना डिफरेंस है 10 का, तो आपका ये बैलेंस कितना रह गया 10। फिर आप 200 को 225 के हिसाब से देखें तो आपको 25 का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। फिर आप 200 को 240 से डिफरेंस देखेंगे तो आपको 40 का फर्क नजर आ रहा होगा। जिसके साथ भी आप देखिए यहां पर 5 है तो आखिर में ये 10 एडजस्ट होकर यहां पर कितना आ रहा है 5। तो मेन जो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है ना, ओरिजिनल कॉस्ट, उसका जो डिफरेंस होता है ना वही आपका बैलेंस ऑफ गेन या लॉस होता है। यानी हिस्टोरिकल वैल्यू से जो करंट वैल्यू का डिफरेंस है ना वो हमारा गेन या लॉस होता है, एग्जिस्टिंग जो भी आपका पड़ा होगा। तो ये फुल फ्लेज नॉन डेप्रिशिएबल का सवाल पेपर में नहीं आना,
और मैंने आपको पहले भी बताया था, हिंट बताया था, पेपर में क्या आता है, जो आपको आसानी से समझ लग जाए वो पेपर में नहीं आता। तो पेपर में फिर क्या आएगा, जिसके लिए आप लोग जलील होते हो, वो पढ़ते हुए भी जलील होते हो, और जब पेपर देने जाते हो फिर तो वैसे ही। तो सवाल, अच्छा इसमें जो सवाल पेपर में आया हुआ है मैं वो बता देता हूँ। सवाल कुछ इस तरह से आया हुआ है, वो कहते हैं कि जनाब SOFP at 31 दिसंबर 2024 लिख लेते हैं, लैंड का बैलेंस है ₹200 और लिखा हुआ है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लैंड ₹140। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है जो ओरिजिनली जिस पे खरीदी थी, ओरिजिनली जिस पे खरीदी थी वो कितना है 140 मिलियन या 140। कहते हैं एट 1/1/2025 फेयर वैल्यू इज ₹2, बल्कि लिख देते हैं 180। पास जर्नल एंट्री एट 1/1/2025 कर सकते हो, करो जरा इसकी एंट्री पास करो जरा। हमारे पास 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी हुई है SOFT, उसमें लैंड की वैल्यू नजर आ रही है 200। कहते हैं जो लैंड ओरिजिनली हमने खरीदी थी ना वो खरीदी थी 140 की। कहते 1/1/25 को उसकी फेयर वैल्यू हो गई है कि 180। कहता जनरल एंट्री पास करो जरा, तो देख $200 लैंड की वैल्यू है दिसंबर इस डेट को। ये आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन बनी बड़ी होती है ना पिछले साल की, तो उसमें हमने लैंड की वैल्यू देखी है 200 मिलियन से नजर आ रही है। ओके हाँ सबूत बताएं। नहीं समझ आई अली जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 और लैंड भी 20। आपने क्या डेबिट क्रेडिट बताओ ना, ऐसे कर देता हूं। सरप्लस डेबिट होगा और लैंड क्रेडिट होगी, कितने से 20 से। यही है देखिए। अच्छा अभी अभी मैंने आपको बताया है कि आपकी लैंड की जो ओरिजिनल कीमत है ना वो 140 है, और जो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रही है ना वो 200। इसका मतलब है 140 और 200 का फर्क क्या है 60 से आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होगा, पहले से ही पड़ा है। यानी पिछले साल के एंड पे ओरिजिनल कॉस्ट से जो करंट कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो या सरप्लस होता है या लॉस होता है। आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है 140 और करंट कॉस्ट नजर कितनी आ रही है 200, तो 60 का सरप्लस है। अब 1/1/25 को आपका एसेट हो गया 180 का। कहां से 180 हुआ,
करंट कॉस्ट से 180 तो 20 का कम हुआ ज्यादा, तो लैंड क्रेडिट करेंगे, फिर डेबिट किसे करेंगे? सरप्लस 60 का बढ़ा हुआ है, ये पहला लॉस थोड़ी आया। अगर पहली दफा लॉस होता तो हम लॉस को लिख देते, ये तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है 60 का तो सरप्लस भी अवेलेबल। तो हम एंट्री जब पास करेंगे तो अपने लैंड क्रेडिट करेंगे कितने से? 20 से, और रिवैल्यूएशन, हाँ अगर मेरा सरप्लस खत्म हो जाता तो खत्म होने के बाद फिर लॉस पे। ठीक होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट लिखें फिर डेप्रिशिएबल एसेट्स। ये हमारा नॉन डेप्रिशिएबल वाला काम कंप्लीट हो गया और इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, तो फिर अब टेक्निकल बातों की तरफ चलते हैं। पहले बहुत ही आसान और छोटा सा सवाल लिखवाऊंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी साथ। अच्छा, ये जो साथ साथ मैं बातें करता हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको लिख लिया करो। अगर आप लोग का शॉर्ट टर्म मेमोरी का इशू है तो याद रह जाता तो ठीक है। रिवैल्यूएशन, अच्छा आप जब एक एसेट लेते हो तो पहले डिसाइड करते हो कि आपने उसको कॉस्ट मॉडल पे रखना है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है। सपोज दैट आपने कॉस्ट मॉडल पे रख दिया, बाद में किसी सियाने बंदे ने कहा कि यार आपने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन चेंज करने के लिए 2 शर्तें होना जरूरी। बताओ आपको कौन सी शर्त? रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रिलायबल एंड अप्रोप्रिएट। मतलब कोई भी पॉलिसी आप ले लो तो उसको ये नहीं कि आपको गंदा ख्वाब आ जाए तो आप सुबह उठकर इतना पॉलिसी चेंज कर दो, जी रात मुझे डरावना ख्वाब आ गया था। नहीं, ऐसे पॉलिसी चेंज नहीं करते। पॉलिसी चेंज कैसे करते हैं कि अगर या तो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करे या फिर आपको लगे कि इससे प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपने कॉस्ट मॉडल रख लिया या रिवैल्यूएशन मॉडल रख लिया, अब कॉस्ट मॉडल का तो हर साल डेप्रिसिएशन लेनी है। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल कर रखते हो तो स्टैंडर्ड कहता है कि हर साल के एंड पे आप अपने एसेट की फेयर वैल्यू चेक करो। हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू चेक करो। आपने कहा कि जी हमारा एसेट इस नेचर का है कि उसकी हर साल फेयर वैल्यू चेंज नहीं होती, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर हर 2 साल बाद चेक कर लिया करो। मैंने कहा जी 2 साल बाद हमें टाइम नहीं मिलता, मैंने कहा 3 साल बाद चेक कर लिया करो। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कम अज कम 3 to 5 ईयर्स के दरमियान, अब लफ्ज लिखा हुआ 3 to 5 ईयर्स, हालांकि या तो 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसका मतलब है कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको हर हाल में 3 सालों के अंदर उसकी फेयर वैल्यू लाजमी देखो, या 4 सालों में देखो, या 5 साल से लेट नहीं हो सकते। जो स्टैंडर्ड में लफ्ज लिखा हुआ है कि वो क्या लिखा हुआ है 3 to 5 ईयर्स। अब पेपर में इंटरव्यू के दौरान एक पार्टनर ने सवाल पूछ लिया इंटर्नी से कि भाई साहब बताओ कि अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है तो बताओ नॉर्मल कितने टाइम के बाद रिवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए? तो नॉर्मल एनुअली करनी चाहिए, नॉर्मल हर साल करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मसला है तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, मैक्सिमम नहीं, 3 to 5 ईयर्स लिखा हुआ है, तो हम भी 3 to 5 ईयर्स लिखेंगे। तो 3 से 5 साल के दरमियान हर हाल में कुछ करते हैं हर साल बाद, अच्छा ये है, फिर कुछ करते हैं 2 साल बाद। हमारे जो पेपर में सवाल आए हुए हैं वो साल बाद वाले भी आए हुए हैं और 2 साल बाद वाले भी आए, 3 साल बाद वाले अभी तक नहीं है। ओके, अब जब हम रिवैल्यूएशन कर लिया करेंगे उसके लिए क्या हम खुद ही रिवैल्यू करेंगे या कोई इंडिपेंडेंट बंदा, एक बाहर से बंदा मंगवाए और उसको बोले कि बताओ हमारे एसेट की क्या वैल्यू है? सही वाली वैल्यू कौन सी होगी? देखिए ना, हमने करना है ऑडिट। जब ऑडिट करेंगे ना तो उसने गाड़ी की कीमत लिखी हुई है जनाब 50 लाख रुपए। हमने कहा जी किससे पूछा है, ये फेयर वैल्यू कैसे आपने 50 लाख लिख दी? तो अगर कहेगा ना कि अच्छा मैंने खुद ही कहा है, मुझे लगता है, तो वो स्टेटमेंट ठीक है। वो कहेगा कि मैंने एक एक्सपर्ट बुलाया था जो गाड़ियों में डील करता है, उनका काम ही यही है कि गाड़ियों की फेयर वैल्यू डिटरमिन करना, उसने आकर बताया है और ये उसकी रिपोर्ट, ये स्टेटमेंट भी है मेरे पास। तो हम कहेंगे ठीक है ये सही है, हम उसको टिक कर देंगे कि जी इसका ऑडिट हो गया। ठीक होगी बात? तो जब रिवैल्यूएशन करते करते वक्त एक तो बात आ गई ना, सालाना, फिर बाय एनुअली, फिर ट्राई एनुअली, फिर उसके बाद स्टार्ट और
एंड हम पूछेंगे कि भाई स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन करते हो या, और आपने रहना कंसिस्टेंट है, रहना कंसिस्टेंट है, आपने किसी और वजह से चेंज नहीं करनी कंसिस्टेंसी। अगर आप सालाना रिवैल्यू कर रहे हो ना तो फिर सालाना करते जाओ, 2 साल बाद कर रहे हो फिर 2 साल बाद करो। ऐसा नहीं है कि कभी साल बाद कर लिया, कभी 2 साल बाद कर लिया, कभी 1.5 साल बाद कर लिया। कंसिस्टेंट रहना है जिस पैटर्न पे भी हो। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अगर रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो क्या करते हैं। तो हेडिंग देना चाहते हो तो दे लो, रिवैल्यूएशन at the start of the year, revaluation at the start of the year। क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं उससे आपको सही और अच्छी समझ लग जाती है। हाँ जी, हमने एक प्लांट खरीद लेते हैं, प्लांट परचेज्ड एट 1/1/2021 rupees 8,000 million trillion whatever, useful life is 10 years, useful life is 10 years। method of depreciation straight line, method of depreciation straight line, pass journal entries from 21 to 25 कर लेते हैं। if fair value at 1/1/22 rupees 8,400, fair value at 1/1/23 rupees 6,400, fair value at 1/1/24 rupees 7,500 और 1/1/25 rupees 5,000। हाँ जी, क्वेश्चन पहले नोट कर ले ताकि बार बार हमें क्वेश्चन को ना देखना पड़े। हो गया नोट? अच्छा, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो आप भी साथ लिख लिया करें, या आप चाहते हो तो थोड़ी सी तब तक नींद कर लेते हैं क्योंकि तब तो कोई कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं हो रही होती ना। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और ऐसी बात है, पहला सवाल है डेप्रिशिएबल एसेट्स का और स्टार्ट ऑफ द ईयर आपकी रिवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, फॉर्मेट तो वही है जी। यहां पर मैं लिखूंगा नाम कंपनी का और यहां पर लिख लेंगे डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, और यहां पर ये आपका नेक्स्ट पेज होगा। वैसे आप नेक्स्ट पेज पे कर ले या इसी पेज पे कर ले, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अभी मैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है तो आपको कुछ एडिशनल वर्किंग भी करवा रहा हूं, लेकिन पेपर में हमने ये सब नहीं करना। पेपर में एक स्पेसिफिक वर्किंग करेंगे, आपको लगे कि जो वर्किंग जरूरी है बस वो कर लेना। तो फिलहाल एक फुल फ्लैज वर्किंग हम करते हैं। तो आपके पास यहां पर मैं लिखूंगा, एक हेडिंग दूंगा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट की, एक हेडिंग दूंगा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट की, एक हेडिंग दूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई, और एक हेडिंग दे दूंगा एसओपीएल या रिवैल्यूएशन लॉस। 4
ये वर्किंग है सारी, सिर्फ समझाने के लिए ये 4 कॉलम होंगे, जब आप समझ जाओगे तो फिर आप इनमें से एक कॉलम डिलीट भी कर सकते हो। हाँ जी, सबसे पहले आपने प्लांट खरीदा किस डेट को? अच्छा, कल मैंने बताया था हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होता है। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि अगर आप पे ऐसे रीवैल्यू नहीं हो रहा, मतलब अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो तब कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? बुक वैल्यू। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या मतलब है? रीवैल्यू हो होकर, और ओसीआई सरप्लस और एसओपीएल लॉस। अब आपने जो एसेट खरीदा है वो किस दिन खरीदा? 1/1 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 8,000। क्या ये डेप्रिशिएट भी होगा? दिसंबर, फिलहाल समझ लो कि दिसंबर ही हमारा ईयर एंड है। कितनी लाइफ है इसकी? तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई एतराज है तो खामोशी से बैठा रहे। हाँ जी, यहां पर आपने लिखना है कि आपके पास 8,000 का एसेट था, 800 का डेप्रिशिएट हो गया, कितने का रह गया? और एक बात याद रखें, अगर एसेट रीवैल्यू ना हो तो उसकी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट एक ही जैसी रहती है। अगर एसेट आपका रीवैल्यू नहीं होता तो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट भी वही है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी, और अगर रीवैल्यू होगा तो फिर ये चेंज हो जाएगी, हिस्टोरिकल चेंज नहीं होगी और एक्चुअल चेंज हो जाएगी। अब 1121 को आपने 8,000 का एसेट खरीदा था और साल के एंड में उसको डेप्रिशिएट भी किया तो 800। अब हम चलेगा 1122 पे। अब जाग जाओ थोड़ा, क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चीजें थोड़ी समझ आनी पड़ेगी। जी बताएं, आपका एसेट कितने का हो गया? 8400। जरा पैटर्न सीखने आप, 8,000 वाला एसेट 84 का हुआ या 7200 वाला 84 का हुआ? बताएं जरा, आपका 8,000 वाला एसेट 8400 का हो गया या 7200 वाला? क्योंकि 800 का तो आपने इस्तेमाल कर लिया, 800 तक वैल्यू का तो पुराना हो चुका है, तो आपका एसेट असल में आपके हिसाब से 7200 का रह गया था। अब ये 7200 वाला एसेट आपका हो गया 8400। कितने का हो गया? 8400। तो क्या एसेट की वैल्यू कम हुई या ज्यादा? ज्यादा। कितनी ज्यादा? कितनी? 1200। सरप्लस है या लॉस है? सरप्लस। क्या पहले कोई लॉस पड़ा हुआ है? तो सारे का सारा क्या लिख दूंगा? सरप्लस। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि वो रीवैल्यू नहीं होता, क्योंकि वो तो कॉस्ट मॉडल है ना, उसको मैंने नहीं छेड़ा। डन, सरप्लस आ गया। अब ये कब सरप्लस आया है? 1122 को। अब आया दिसंबर 22। दिसंबर 22 को हमारी एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है, क्या बोला? डेप्रिसिएशन लेना। तो मैं 7200 को डेप्रिशिएट करूंगा या 8400 को? 8400 को। अब जरा ध्यान से बात सुननी है, 8400 को स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करूंगा या पिछली लाइफ पे? रिमेनिंग लाइफ। अब दोबारा बात सुने, अगर लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ, अगर लाइफ चेंज ना हो तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 9 पे और इसको भी कर दूंगा 9 पे डिवाइड, इसको भी कर दूंगा 9 पे डिवाइड। मैंने हिस्टोरिकल वैल्यू को भी 9 पे डिवाइड कर दिया, मैंने एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जिसको ओरिजिनल करना था उसको भी 9 पे डिवाइड कर दिया। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रिमेनिंग लाइफ, अगर WDV मेथड होता तो रेट अप्लाई कर देते, सिंपल रेट अप्लाई करते। अब बताएं ये कितनी वैल्यू आ गई पहले वाली? 800। आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, आंसर सेम आता है। 800 ही आया ना। और अगर स्ट्रेट कॉस्ट मॉडल होता तो इसकी डेप्थ कितनी आनी थी दूसरे साल की? 800 आनी थी ना, हर साल फिक्स डेप्शन आनी थी।
जी सर, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ना हिस्टोरिकल का मतलब यह है कि आपने इसके ऊपर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है, मतलब ये नहीं देखना कि ये रीवैल्यू हुआ है या नहीं। तो 8000 को 10 पे डिवाइड करते कितना आ जाता 800। या एक दूसरा तरीका भी है, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। स्ट्रेट लाइन के दो तरीके हैं, कॉस्ट को टोटल लाइफ पे डिवाइड कर दो या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, आंसर सेम आता है। रीवैल्यू एसीए पर अप्लाई होता है, हिस्टोरिकल को रीवैल्यू नहीं करना। ये वो कॉलम है कि अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या बुक वैल्यू होती जी। 8400 को मैंने 9 पे डिवाइड किया, कितना आ गया, कितना 9, और 1200 को 9 पे डिवाइड किया 1। इसका एक आपने जादू देखा या नहीं नजर आया, इसके दरमियान कोई रिश्तेदारी है, जरा गौर करें। 800 का और 933 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 133, और वो ये आ रहा है। अगर आपका डिफरेंस बराबर ना आए ना तो कंफर्म सवाल गलत है, और अगर बराबर आ जाए तो हो सकता है गलत हो, क्योंकि बराबर तो आप कर लेते हो, लेकिन अगर बराबर ना हो तो फिर कंफर्म गलत है। अब मेरे पास ये पहले साल का काम हो गया, दोबारा सुने, मैंने रीवैल्यू किया, रीवैल्यू करते वक्त मैंने क्या किया, जो एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा गेन या लॉस आ गया, मैंने उसको डिवाइड भी कर दी, मेरे पास डेप्रिसिएशन भी आ गई। अब जरा ध्यान से देखना है कि मैं एंट्रीज पास करने जा रहा हूं, वो कौन कौन सी एंट्री पास करूंगा। 1121 सॉरी 1122, जब भी एसेट रीवैल्यू करो, अब जरा गौर से देखना है, अगर एसेट रीवैल्यू करो तो सबसे पहले आपने एक एंट्री पास करनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट। कितनी वैल्यू से, जितनी आप डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके। ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब है आपने अपने एसेट्स को पहले कॉस्ट पे रखा हुआ था या बुक वैल्यू पे, कॉस्ट पे। अब पहले आप उसकी बुक वैल्यू बनाओगे ना, आपको पता है ना कि हम कहते हैं कि जब भी चेंज इन एस्टिमेशन आता है फाइंड बुक वैल्यू, तो वहां तो सिर्फ वर्किंग की हद तक करते हैं ना। यहां पर आपने पहले अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी, इसे दो लफ्ज बोलते हैं, एलिमिनेशन, या इसे कहते हैं कि आपने अपने एसेट्स को बुक वैल्यू पे पहले लाना है। तो आपने देखो ना, प्लांट क्रेडिट कर दिया 800 से, 8000 से डेबिट किया हुआ था, 800 से क्रेडिट कर दिया, एसेट कितने का हो गया होगा आपका 7200 का। अब 7200 वाला एसेट कितने का हो गया, कितने से बढ़ गया 1200 से। कितने से बढ़ गया, पहले एलिमिनेशन अब रिवैल्यूएशन, प्लांट डेबिट, ओसीआई या रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितनी अमाउंट से भला। अब दोबारा नहीं, बार बार सुने एक ही बात, जब भी ऐसे रिवैल्यू करोगे पहले एलिमिनेशन बाद में रिवैल्यूएशन, जब भी एसेट रीवैल्यू करोगे पहले एलिमिनेशन बाद में रिवैल्यूएशन। एक सवाल पूछूं, क्योंकि आप बड़े तो हो गए तुम थोड़े से, आप कैसे पूछो, ज़ैनब से पूछते हैं। ज़ैनब, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब एलिमिनेशन की हम एंट्री हमें ना पास करनी पड़े, कभी कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है। अच्छा मैं कह बन सकती है, वो सिचुएशन क्या है। तेरा नाम ज़ैनब है, चीकू, हाँ चलो बता, रानी आप बताओ जी। साल के स्टार्ट में तो है, ये साल का स्टार्ट ही था, 1122 स्टार्ट ही होता है। प्रैक्टिकली सोचना है, किसके दिमाग में आ चुका होगा, फातिमा नहीं आया, हाँ सर, तो तेरे दिमाग में आने नहीं था, कब से सो रहा है चीकू। सही है, अगर आप लोगों की ऊपर एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्लांट होती, मतलब आपके अकाउंट बुक वैल्यू पे होते, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता ही ना, तो एलिमिनेट किसको करते। ऐसी सिचुएशन पड़ी हुई है ना, या तो अकाउंट्स आप लोग बुक वैल्यू पे बनाते हो लेजर्स,
या कॉस्ट पे बनाते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन मेथड का कोई कसूर नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। आप देखिए जब ऊपर एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन टू प्लांट, तो प्लांट तो पहले ही बुक वैल्यू पे आया हुआ है। अगर यहाँ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ना हो रही होती बल्कि डेप्रिसिएशन टू प्लांट चल रहा होता, तो अगली एंट्री क्या पास करते, एलिमिनेशन करते ही ना फिर, क्योंकि वो साथ साथ आपका एसेट्स खुद ही बुक वैल्यू पे आई जा रहा है। और वैसे भी आप एलिमिनेशन किसकी कर रहे हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। और कोई ऐसा केस है जिसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नामो निशान ही नहीं होता, वो जब आपने अकाउंट्स अपने बुक वैल्यू पे बनाते हो। अजफर कंपनी वाला एक सवाल आपने किया और एक 23 वाला सवाल किया हुआ है, जब अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, और आज तक ऐसी सिचुएशन पेपर में नहीं आई, जिस दिन आ गई हम एलिमिनेशन ही करते फिरते रहेंगे, ठीक है। अब आज तक वैसे सवाल ऐसा नहीं आया। चलिए चलते आगे, आओ जरा वापस आओ। क्या मेरा 22 पूरा हो गया, 22 का साल या अभी रहता है, अभी 22 का अभी तो 1122 पूरा हुआ है, तो 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से, 800 से या 933 से, क्योंकि 800 तो एक हिस्टोरिकल डाटा है, वो तो एक एज अ मेमोरेंडम कॉलम बनाया हुआ है। कितना, 900। अब जरा एक और बात भी देखें, साथ जो 1200 को 9 में डिवाइड किया ना, इसके कई नाम है। इस 133 को एक्सेस डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इस 133 को एक्सेस डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपके सामने ही है। अगर ऐसे रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन कितनी आ रही होती, 800। रीवैल्यूएशन की वजह से कितनी हो गई, कितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई, 133। इसको बोलते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन की भी एंट्री डेप्रिसिएशन के साथ ही पास होती है। क्या एंट्री होती है उसकी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग, ये आपकी एंट्रीज पूरी होगी 4 जी। बिल्कुल ऐड है उस। अब आपने ना वो जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो एक्सेस है, एक्सेस है ना, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट रिकवर हो रहा है सरप्लस से, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रहा है ना। इसका मतलब है जितना प्रॉफिट डेप्रिसिएशन की वजह से कम हुआ है वो रिटेन अर्निंग में एडजस्ट हो जाएगा जाके इक्विटी के अंदर। अभी आप लोग दोबारा इसके बारे में सुने, क्योंकि सारे का सारा रीवैल्यूएशन सरप्लस में एंट्रीज यही 4 होंगी, इसके अलावा कोई नई एंट्री नहीं। पहली एंट्री दोबारा सुने, जब भी ऐसे रीवैल्यू करोगे उससे पहले एक एलिमिनेशन की एंट्री पास करोगे, फिर रीवैल्यू करो, डन। फिर जब भी डेप्रिसिएशन लोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने के बाद एक बात देखनी है, क्या डेप्रिसिएशन एक्सेस है या नहीं। अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो उसकी एंट्री यही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेनर। और अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर एंट्री पास नहीं करेंगे। एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो एंट्री पास करेंगे, नहीं है तो एंट्री पास नहीं। डन। ये हमारा 2022 का साल पूरा हो गया। अब 2022 का इधर वर्किंग भी क्लोज कर दो इसकी। 7200 में से 800 माइनस किया, कितना आ गया, 8400 में से 933 माइनस किया 74, और 1200 में से 133 माइनस किया 1067। यहां तक ओके है। अब आ जाते हैं हम 2023 में। 2023 में आपका एसेट कितना हो गया, 2023 का एसेट 2000, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। ये वाला एसेट आपका कितने का हो गया, 6400 का। कम हुआ ज्यादा, कितने से कम, 1067 से। कितने से कम हुआ, 1067 से। गेन है लॉस, लॉस आया। तो क्या पहले कोई सरप्लस पड़ा हुआ है, तो एग्जैक्ट जितने का लॉस आया है ना उतना ही आपका सरप्लस पड़ा हुआ है। तो क्या लॉस भी लिखेंगे, लॉस तो खत्म हो गया। और आपको पता है इनका डिफरेंस ही लॉस या गेन होता है, ये तो इनके दरमियान तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा।
जिसका मतलब है नो गेन नो। जितना लॉस आया है उतने का हमारा सरप्लस भी पड़ा हुआ था। हो गया रीवैल्यू एसेट। अब हमने करना है डेप्रिसिएशन। कैसे डेप्रिशिएट करेंगे जी? सबसे पहले आप मुझे बताएं जी, इसको किस पे डिवाइड करूं? इसको भी, इधर तो कुछ है ही नहीं, ना सरप्लस है ना लॉस है, तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? 800। जब ये दोनों डेप्रिसिएशन बराबर आती है ना, इसका मतलब है कोई गेन या कोई लॉस, कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। खत्म हो गया सवाल। आ जाए जरा। हाँ जी, 1123 को 1123 को मैंने अपना एसेट रीवैल्यू किया। जब जब रीवैल्यू की एंट्री पास होगी उससे पहले एक एंट्री पास होगी, एलिमिनेशन। किसकी एंट्री पास होगी? उसको क्या एंट्री कैसे पास होगी? रीवैल्यूएशन, सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई या प्लांट। पता किस वैल्यू से? वो पुरानी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करते होते हैं। पिछले साल की क्या डेप्रिसिएशन थी? 933। आपके सर पहले भी तो 800 है, वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। अब रीवैल्यू कर लो। रीवैल्यू जब भी करेंगे इस एंट्री के साथ करेंगे। एक सूरत में एंट्री ये पास नहीं होती, जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन ना किया जा रहा, और जर्नल एंट्री क्या पास हो रही हो? डेप्रिसिएशन टू प्लांट, ना के डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट, फिर उसके बाद ऐसे रीवैल्यू हो गया, कम हुआ ज्यादा? प्लांट कितने से कम हुआ था? 10, और लॉस आना था लेकिन सरप्लस पड़ा हुआ था, जो सारे का सारा सरप्लस एडजस्ट हो गया। अब दिसंबर 23 में इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? तो मुझे बताओ क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन है या नहीं? ये तो बिल्कुल बराबर बराबर है, ना एक्सेस है ना कम है। तो ये हमारा 2023 का साल पूरा हो गया। अब हम जा रहे हैं 2024 में, बड़ा तसल्ली से। 2024 में बताओ, पहले इनकी बुक वैल्यू फाइंड कर लें सबकी। हाँ जी, कितना आ गया? 5600। और इधर गेन या लॉस फैमिली खत्म हो गई। हाँ जी जनाब, 2024 के साल के शुरू में क्या हुआ था? एसेट की वैल्यू क्या होगी? 70। कम हुई ज्यादा? सिर्फ इसको ही चेंज करते होते हैं। 70 कितने से ज्यादा हुई? मैं तो कहता हूं आपने ऐसे छोटा सा ना लिख लिया करो, 1900। सरप्लस है लॉस? पहले कोई लॉस कुछ छोड़ा हुआ है? नहीं, तो फिर डायरेक्ट सारे का सारा सरप्लस। डन। अब डेप्रिशिएट भी करना है, किस पे डिवाइड करेंगे? इसको भी 7 पे, इसको भी 7 पे, इसको भी 7 पे। तो 5600 को 7 पे डिवाइड किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये तो 800 ही आना है। 7500 को 7 पे डिवाइड किया, और 1900 को भी 7 पे डिवाइड करें, 272 कर लो। क्या डिफरेंस बराबर चल रहा है या नहीं? 800 का 1072 का 272। अब इसकी एंट्रीज पास करते हैं। हाँ जी, 2025 को मैंने एसेट अपना रीवैल्यू किया था 1125। पहली एंट्री क्या पास होगी? एलिमिनेशन की 24 है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट 800। फिर ऐसे रीवैल्यू करेंगे। कैसे रीवैल्यू करेंगे जनाब? एसेट कम हुआ ज्यादा? प्लांट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से भला? अब मैं क्लोज करने लगूं, बात खत्म करने लगूं। जब भी ऐसे रीवैल्यू करते हैं उससे पहले एलिमिनेशन की एंट्री पास करते। अगर वो मना ना करे, मना करते तो फिर नहीं करेंगे। फिर आगे रीवैल्यू डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की तो सादा एंट्री होनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट
कितनी डेप्शन फाइंड की है? 10 अगर ये डेप्रिसिएशन है तो एक्सेस डेप्शन भी होगी, तो एक्सेस डेप्शन कितनी है? तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग 270 देखिए एक्सेस डेप्शन जब भी आपके पास ये डेप्रिसिएशन 800 थी ना नॉर्मल, अगर रीवैल्यू ना होता तो एक्चुअल में कितनी डेप्शन आ गई? कम हुई ज्यादा? ज्यादा। और ये वैल्यू थी, हमेशा यही होती है, जो सरप्लस को डिवाइड कर रहे, इसे बोलते हैं सरप्लस को अमोर्टाइज कर रहे हो, सरप्लस को रियलाइज कर रहे हो। वो बातें ना जो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ये कल इस्तेमाल करेंगे। अभी एक दफा एंट्रीज याद हो जाए ना, फिर कल हमने ये काम करने हैं कि इसकी टेक्निकल वर्डिंग देखनी बता दें। अब आ जाए 2025 पे। 2025 पे आपका एसेट कितने का हो गया? पहले इन सब की बुक वैल्यू फाइंड कर लें। ये कितना आ गया? 4800। 7500 में से 1070 कितना? 6428 और 1900 में से 1628। डन। अब बताएं जनाब ये कितने का एसेट हो गया? 5000। कितने का हो गया? कितना कम हुआ? 1400। लॉस आया तो मेरा तो सरप्लस इतना बड़ा हुआ है कि लॉस उसके अंदर, तो जितना लॉस आया वो इसमें से मैं कितना आ गया? और आप देखें 4800, 5000 और 200, ये डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है। हो गया रीवैल्यू। आप डेप्रिशिएट कर लें। कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? इसको किस पे डिवाइड करूं? इसको भी 6। तो जी ये तो आ गया 800। ये कितना आया? 833। और ये फिर क्या आएगा? 33। सवाल हो गया। अब वही एंट्रीज पास मैं इधर ही कर देता हूं। पहली एंट्री क्या होगी? 1125 को accumulated depreciation to plant। पिछले कितनी डेप्शन थी? 1072। एलिमिनेशन हो गई। अब हम करेंगे रीवैल्यू। एसेट की वैल्यू कम हुई ज्यादा? प्लांट क्रेडिट कितने से? तो यहां लॉस आया तो लॉस लिख दूं, क्या लिखूंगा? सरप्लस ही लिखूंगा। 14 ये होगी रीवैल्यूएशन की एंट्री। अब डेप्रिसिएशन दिसंबर 25, डेप्रिसिएशन टू accumulated डेप्शन कितने से? 833। क्या एक्सेस डेप्शन है? एक्सेस डेप्शन कब आती? जब तक सरप्लस पड़ा। अगर सरप्लस पड़ा हुआ है तो एक्सेस डेप्शन आएगी, अगर सरप्लस नहीं है तो एक्सेस डेप्शन नहीं आएगी। तो एक्सेस डेप्शन की एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। ठीक होगी बात? ये हमारे पास साल के शुरू में अगर एसेट पड़ा हो, सॉरी रीवैल्यू हो, तो इस तरह से हम, हाँ जी ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको आज शेयर करता हूं, तो वो आपने कल क्लास में करके आना। ठीक जी। नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस की जो डेप्रिसिएशन ये इस तरह से डिवाइड करना होता है, लेकिन उसकी एंट्री नहीं होती, वो कल फिर हम डिस्कस करेंगे।